आइए भैया, ओहो सर्कुलर मोशन 0 4 की 5 4 भैया 4। चलिए हमने एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे भाई, किसकी बात कर रहे थे? एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे। और दो प्रकार के एक्सेलरेशन हमने देखे यहाँ, एक टेंजेंशियल और ए जो है वो रेडियल। ये टेंजेंशियल और ए रेडियल। ये टेंजेंशियल क्या करता है भैया? कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही। और रेडियल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्शन। बिल्कुल सही। मस्ट एक्सेलरेशन कौन सा है? AR की AT। AR मस्ट एक्सेलरेशन जो है भाई साहब वो AR है। क्या है? AR। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए भाई, तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमने रिलेशन बनाए AT is equal to R alpha, AT is equal to R alpha और A रेडियल एक्सेलरेशन जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? A रेडियल एक्सेलरेशन या तो ओमेगा स्क्वायर R या फिर लिखा जाता है बेटा B स्क्वायर बाय R, या तो ओमेगा स्क्वायर बाय R या लिखा जाता है B स्क्वायर बाय R। ठीक बात। अच्छा AT को और क्या लिख सकते हैं भैया? बोलो, R into d ओमेगा बाय dt। R into d ओमेगा बाय dt। अब मैं तो कहता हूं यार क्या उसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना AT, उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डायरेक्टली अगर आप इस चीज से डिनोट करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है उसको आप स्ट्रेट लाइन जैसा सॉल्व किया करो। किसके जैसा? स्ट्रेट लाइन जैसा। AT मतलब ऐसे ऐसे ही जा रहा है इसी डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी भी इसी में है और पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी ऐसे ही है, तो फिर ये जो वेलोसिटी रहेगी वो बढ़ेगी। और अगर आपके पास पार्टिकल ऐसे जा रहा है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे है तो कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो AP आ गया R अल्फा, AR आ गया ओमेगा स्क्वायर R और D स्क्वायर बाय R, तो R into d ओमेगा बाय dt। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की। चलिए भाई साहब, V is equal to अंडर रूट S। ये तो इक्वेशन है। कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी गिवन है या स्पीड गिवन है, V is equal to अंडर रूट S। S मतलब डिस्प्लेसमेंट, आपको पता ही, डिस्टेंस जो तय कर रहा है वो। ठीक है, V is equal to अंडर रूट S। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन AR एंड ANET आफ्टर T is equal to 2 second. After 2 second, find the angle between AR and ANET after T is equal to 2 second. चलो, V is equal to under root S। ये इक्वेशन आपको गिवन है बेटा, V is equal to under root S। ओके, तो find the angle between AR and ANET after T is equal to 2 second। बताओ भैया कैसे करेंगे? ठीक है, dv by dt। फिर आगे फिर आगे हाँ फिर कुछ नहीं। फाइंड द एंगल बिटवीन AR एंड ANET आफ्टर T is equal to 2 सेकंड। करना ही नहीं है पहले। देखो V को क्या लिख सकते हैं? ds by dt लिख सकते नहीं लिख सकते? मेरे को चाहिए, देखो अल्टीमेटम मेरे को चाहिए क्या क्या? AR चाहिए और AT चाहिए। AR चाहिए और AT चाहिए। अगर वो दोनों मिल गए तो अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। तो ds by dt is equal to अंडर रूट S। तो ये हो जाएगा ds अंडर रूट S into dt। अरे यार, am I right? ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो। समय शून्य पे ये भी शून्य है, t पर s ले लेते हैं, ds by अंडर रूट s। तो बोलो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा?
ये हो गया t। तो s माइनस 1/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट s इज इक्वल टू t। तो बोलिए s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा t स्क्वायर बाई 4। नहीं आया, आ गया। उस साइड क्या कर दिया बेटा स्क्वायर कर दिया। बिल्कुल s मिल गया। बस s मिलते ही सारी चीजें क्लियर है मेरे पास, क्योंकि अगर मैं s ds by dt कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा v, और v को डिफरेंशिएट कर दूंगा अगर dv by dt तो क्या मिल जाएगा at। at क्या होता है देखो जरा, r into d omega by dt या फिर dv by dt। नहीं आया, हाँ ना बोलो, बहुत बढ़िया, गुड। तो s इज इक्वल टू, अरे यार भैया आया नहीं यार, चमका, ठीक चमक गया भैया। तो s इज इक्वल टू भाई t स्क्वायर बाय 4, ओहो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t मतलब टाइम। चलो तो कितना हो जाएगा ds बाय dt 1/4 into 2t। ds by dt is equal to 1/4 into 2t। आहा हा, तो 2 ने 2 को मार दिया, ये t/2 आ गया, ये ds by dt है। तो ds by dt is equal to t/2। क्या आया ये ds by dt v, बिल्कुल, तो v is equal to t/2। इस ds by dt को बेटा v लिख सकते हैं, नहीं आया, चमका। तो v is equal to t/2। अब बस अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है मेरी, तो बेटा dv by dt is equal to 1/2। एक्चुअल में dv by dt क्या है बेटा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मतलब at is equal to 1/2। at is equal to 1/2 आ गया। at आया नहीं आया, आया। अब चाहिए हमें क्या ar, बोलो तो सही यार, ar क्या होता है b स्क्वायर बाय r। अरे b स्क्वायर कितना है t स्क्वायर बाय 4 into r। अपन इसमें r दे दो, क्या होता है 1 मीटर। r क्या है 1 मीटर। चलो बोलिए तो ar कितना बेटा t स्क्वायर बाय 4, t स्क्वायर बाय 4। चलो t का वैल्यू कितना है 2, रख दो 2। तो ar कितना 1, ar 1 और at 1/2। सबको अच्छे से पता है कि यदि हमें निकालना है तो ये रहा बेटा at और ये रहा बेटा ar, तो a नेट क्या ऐसे आएगा, तो ये आ गया a नेट। अगर अपन ईमानदारी से देखें तो a नेट और ar के बीच का एंगल चाहिए ना, तो ये ले लो थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा भैया यहां से tan थीटा इज इक्वल टू 80 बाय ar। tan थीटा इज इक्वल टू 80 बाय ar। मुझे लगता तुम्हें आया। चलो भैया 80 1/2 बेटा ar बोलिए बेटा 1, चमका ये 1, तो बोलो 1/2। तो भाई साहब tan थीटा आ गया 1/2। तो बेटा थीटा कितना आया रे tan इनवर्स 1/2। बहुत बढ़िया आंसर। ar और a नेट के बीच का एंगल थीटा ही है ना, कितना आया बेटा थीटा tan इनवर्स 1/2। मतलब मैं आपको सीधी सिंपल कहानी बताऊं, अगर आपको काइनेमेटिक्स आती है तो आपको सर्कुलर मोशन आता है, क्योंकि v एज अ फंक्शन क्या लिखा है s मतलब अगर अपन काइनेमेटिक्स में होते बेटा तो s की जगह क्या लिखते x, s ही लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता है ar और a नेट, इसका मतलब ar और at चाहिए, और ad कब आता है जब dv by dt करते हैं। ad कब आता है जब dv by dt करते हैं, इसका मतलब मेरे को v चाहिए। क्या चाहिए तो v तब आता जब s एज अ फंक्शन ऑफ t पता होता। तो क्या सबसे पहले मैंने s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता किया, s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता किया, बस। तो s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता किया, फिर उसको देखो जे अब तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया, क्योंकि जब हमें s का जो फंक्शन है अगर वो हमें टाइम के रूप में पता है बेटा, तो एक बार अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा v। तो v इज इक्वल टू t बाई
2 और v का अगर एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या मिल जाएगा बेटा 80। बहुत बढ़िया। तो dv by dt is equal to 1 by 2। तो dv by dt मतलब ये हो गया बेटा 80 और 80 का वैल्यू आ गया बेटा 1 by 2। काम खत्म। मुझे लगता तुम्हें आया, चमका एकदम से। बस अब क्या था 80 निकालना अगर प्रॉब्लम थी, AR में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि AR कितना हो गया बेटा v स्क्वायर बाय r। तो v का वैल्यू कितना है हो तो t बाय 2 रख दो बेटा तो t स्क्वायर बाय 4 इनटू r और r की जगह 1 मीटर काम खत्म t स्क्वायर बाय 4 ये आ गया AR और t की जगह 2 सेकंड तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अरे यार तो 4 बाय 4 बेटा बना गया आंसर। बस निकाल लो आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए साहब बहुत बढ़िया बहुत सुंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर है साहब। बोले तो हिंदी में परिधि की। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या। वक्रता मीडियम वाले ऐसी हिंदी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या। ध्यान सुनो भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। ये मैथ्स में भी है और फिजिक्स में भी है। अलग अलग फार्मूला है, मैथ्स के लिए अलग है और फिजिक्स के लिए अलग है भाई। समझ आई? ठीक है। ये मान के चलिए ऐसा कोई कर्वलीनियर है, मतलब कर्वेचर है, मतलब कोई पाथ है ऐसा समझिए। ठीक बात। मैं कह रहा हूं कि जैसे इधर वाली बात करो ये और इधर वाली बात करते हैं। इन दोनों जगह पे देखो आप, मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया, ये छोटा सा पॉइंट लिया और इसके दोनों तरफ इसके आसपास इसको जूम कर लिया, ऐसे निकालिए ऐसे। ठीक बात है। और यहां इसका सेंटर अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये किसी ना किसी सर्कल का पार्ट तो होगा। अरे इस चीज ये कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है, तो इस पॉइंट के दोनों ओर छोटा सा पार्ट ले लीजिए, आर्क टाइप मतलब चाप टाइप, आर्क टाइप ले लीजिए। तो ऑब्वियसली सी बात है ये आर्क किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा ना। और यहां अगर इसका सेंटर मान ले तो एक अलग टाइप से बनेगा सर्कल। ठीक, यहां ले लो ऐसे। अगर आप यहां और यहां की तुलना करें, जैसे यहां बनाएंगे आप और ये रेडियस यहां कहीं आएगा, तो क्या इस तरीके से एक गोला आ जाएगा? और अगर यहां ले लोगे तो क्या ऐसे आएगा? ठीक बात है। अगर हम अच्छे से देखें तो इन दोनों पॉइंट में यहां भी और यहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज्यादा है? वक्रता त्रिज्या का मतलब ये होता है घुमावदार, घुमाना। क्या भैया? घुमाना। मैं कह रहा हूं अगर r ज्यादा है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो वो वक्र ज्यादा घुमाव है या कम घुमावदार है?
सोच समझ के बताओ भैया। मतलब जो घुमाओ, अगर अपन रेडियस, मैंने बोला ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है। किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा? घुमाओ घुमाओ तो क्या कर रहे हो? जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है उसका घुमावदार जो है वो कम है। क्या कर रहे हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है घुमावदार, मतलब कितनी घूम गई, कर्व कितना है। जो कॉनकेव मिरर, जो प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? बहुत कम, बहुत ही ज्यादा ही कम। कम की ज्यादा? वो तो घुमाव से होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, समझ आई बात? ऐसे तो भैया जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा उसका घुमावदार कम, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम मतलब वो घुमावदार ज्यादा है। घुमावदार ज्यादा है भैया। अरे यार, मतलब ये ज्यादा कर्व्ड है, ये कम कर्व्ड है और ये ज्यादा कर्व्ड है। कर्वेचर ज्यादा, कर्व्ड, कर्व्ड मतलब मोड़ना, मुड़ा। अगर एक तरीके से देखा जाए तो इस R1 बड़ा कि R2? R1 बड़ा है, वो तो दिख ही रहा है R1 बड़ा है, R1 इज ग्रेटर देन R2। लेकिन ज्यादा घुमावदार कौन है? R2। तो जो अब अच्छा यूं देखें, हाईवे देखा है? हाईवे पर रोड कैसी होती है? चौड़ी या बिल्कुल जैसे ऐसे जाओ ऐसे 90 डिग्री पर मोड़ दो? नहीं, कितने आराम से वो लेते हैं ऐसा ज़ूम, ताकि गाड़ी को आराम से मोड़ा जा सके। तो घुमाना कम होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका ज्यादा रखते हैं। अरे यार, ताकि आपको लगे नहीं कि ज्यादा घूमे हम। समझ आया? और कभी-कभी बिल्कुल सख्ती करते हो कि कितने ऐसे निकालते गाड़ी, ज़ूम ज़ूम ऐसे। तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है ना, ऐसा। समझ आई बात? तो इसका मतलब है r ज्यादा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा तो घुमावदार कम है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम मतलब घुमावदार ज्यादा है। ये ज्यादा हो गया ना भैया, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, और ये कम मुड़ा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। अब निकालते कैसे हैं वो सुनते हैं। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका बहुत बढ़िया। सर अपन अभी जो r ले रहे हैं, ये नॉर्मल रेडियस है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है अभी जो अपन लेंगे। अभी जो अपन r ले रहे हैं जी r1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है इसकी, क्योंकि इसकी तो हर जगह पर सेम होगी क्योंकि सर्कल बना दिया आपने ऐसे। ठीक, अब जैसे ये आपके पास कोई कर्व है, मतलब ये कोई कर्व है और इस पॉइंट पर मेरे को इसी पॉइंट पर पूछ लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो अपन क्या करना है, एक आप एक रेडियस मान लें और एक गोला बना लें यहीं से, ऐसे बना लें। अगर अपन देखें तो इस जगह वेलोसिटी ये होगी, माना कि वेलोसिटी ये है, माना कि एक्सेलरेशन ये है, नेट की बात कर रहा हूं, नेट की एक्सेलरेशन ये है, एंगल ले लेते हैं बेटा, कोई थीटा है, क्या है? तो a का एक कंपोनेंट हो गया कौन सा? a cos थीटा। दूसरा कौन सा हो गया भाई साहब? a sin थीटा। जरा आप देखो ये जो a sin थीटा है क्या वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है? जो a sin थीटा है वो टुवर्ड्स द, इसका मतलब a sin थीटा तो रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। बिल्कुल सही, एवर राइट। मतलब जो a का एक कंपोनेंट जो है जो सेंटर की तरफ टेंड हो रहा है वो जो है वो तो रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया? रेडियल एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। तो क्या लिखना चाहिए मेरे को? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब सब रेडियल एक्सेलरेशन तो होता है सर v स्क्वायर बाय r, होता है कि नहीं होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r कितना आ जाएगा बोलो? v स्क्वायर बाय ar, ar की जगह a sin थीटा, a sin थीटा, बिल्कुल सही बात है, a sin थीटा। मतलब मैं तो कहूं किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या लिखना चाहिए? v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर टू v, a परपेंडिकुलर टू
v, बात खत्म। मतलब क्या, component of acceleration which is perpendicular to the v, which is perpendicular to the velocity। बस क्या बोला मैंने उस बात को, आई रिपीट दैट। अगर किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना हो तो उस जगह पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी और उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या लेना है, एक्सेलरेशन। बात खत्म। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। भाई साहब, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is perpendicular to the velocity। बाबा RC रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना होगा कहीं तो v स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is perpendicular to the velocity। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर हर कहीं कहीं निकालने आ सकता है ये, तो उस पर विशेष ध्यान रखें। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is perpendicular to the velocity। ओके ओके, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो आरसी आ गया भाई साहब, v स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is perpendicular to the velocity। अब इस बात को केवल लिखना नहीं है, समझ के करना। मैंने क्या बोला, किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए उस पॉइंट की पर्टिकुलर वेलोसिटी और उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या लेना है, बिल्कुल सही। इस बात को ध्यान रखना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा आपसे अपने आप। आइए चलिए भाई, क्लियर क्लियर सर। मैं कहूं लेट्स एग्जांपल के तौर पर देखना सोचना 20 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चलो, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करें। गलत मत करना भैया। कर दो जल्दी से। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टेड पार्टिकल। आप इसके आपको अच्छे से बताइए, प्रोजेक्टाइल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इस हाईएस्ट पॉइंट पर आप जाइए, कौन सी वेलोसिटी सेफ रहती है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो मतलब ux मतलब u cos थीटा, इसके नीचे जस्ट g लगता है। क्या लगता है? g, क्योंकि g की वजह से तो इस तरीके का प्रोजेक्टेड पार्टिकल मतलब प्रोजेक्टेड पाथ होता है, क्योंकि हर पार्टिकल पर g लगता है ना। तो देखो, अगर मैं इस जगह पे बात करूं तो पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है, लेकिन g की वजह से क्या उसे ऐसे जाना पड़ता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसी तरीके से ये जब हाईएस्ट पॉइंट पर अगर अपन बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी रहती है? केवल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो
इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन मौजूद होता है वह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बेस ही होता है, कोई टेंशन नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मिनट का काम है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v स्क्वायर, बताइए v स्क्वायर 20 cos 37 डिवाइडेड बाय a sin का मतलब g, खत्म क्वेश्चन। 20 cos 37 बेटा 4/5, g की जगह 10 काट दो बेटा, अरे 8.5 हाँ ये सही है, तो 1.6 1.6 सही तो है, 1.6 आंसर खत्म, आंसर आ गया। ले इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार, चलिए बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन एप्लीकेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी जगह पर आप ये बता रहे हो ना कि ये कितना कर्व्ड है, ये पता चल रहा है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर से हर पॉइंट पर। चलो भाई x और y ये लो भैया 20 मीटर पर सेकंड, 20 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, अच्छा सा ले लो, 50 ले लो, 53 डिग्री ले लो। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर t is equal to 2 सेकंड। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर t is equal to 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करें। चलो भैया कर दो अब, बहुत बढ़िया। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर t is equal to 2 सेकंड। Find the radius of curvature after t is equal to 2 second. और इतनी देर में तो पहले तो हमें ये पता करना चाहिए बेटा t is equal to 2 सेकंड है, इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ है, तो पता चलेगा कि ये पलटी पॉइंट से पहले है या पलटी पॉइंट के बाद है। तो t पहले t निकाल ले, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा तो 2u sin थीटा, अब भाई जी तो t is equal to 2u की u sin थीटा मतलब 50 sin 53 बाय g की जगह बेटा 10, तो 2 into u कितना बेटा 50, तो 50 sin 53, अरे 50 sin ये तो पता है। इसका एक कंपोनेंट बेटा 50 cos 53, दूसरा कंपोनेंट बेटा 50 sin 53। और टाइम ऑफ फ्लाइट में बार बार बता चुका हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करती है, वर्टिकल कंपोनेंट पे। तो 2u sin थीटा बाय जी, मतलब u sin थीटा की जगह क्या है 50 sin 53, बहुत बढ़िया। तो t is equal to काट दो 5 10 sin 53 4/5 आया, t is equal to बोलो 8 सेकंड, इसका मतलब 8 सेकंड। हमसे t is equal to 2 सेकंड पूछा है, मतलब पलटी पॉइंट से पहले की बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। आइए तो 2 सेकंड में बात करते हैं भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर की, बहुत बढ़िया।
देखिए जरा, चलिए आइए, तो कितना हो जाएगा? देखो भैया, ये x हो गया बेटा, ये y हो गया। समझिएगा बात को। t 2 सेकंड यहाँ कहीं होगा पार्टिकल, तो क्या ऐसे जा रहा होगा? बिल्कुल सही। तो यहाँ एंगल कितना अल्फा बनाया होगा, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि सेम एंगल तो होता नहीं है। ठीक है, ये एंगल अलग है जो 50 से फेंका और यहाँ आ गया मेरे पास 53, तो ये तो अलग रहेगा। ये तो मानते हो, प्रोजेक्टाइल का अपन पूरा पढ़ चुके हैं। चलो, तो v का एक कंपोनेंट vx, दूसरा कंपोनेंट बोलो vy। vx तो u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन vy बदल जाएगा क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन था, तो vy बराबर uy प्लस ay इनटू t। अरे यार, ठीक है, तो uy कितना? uy 50 sin 53 माइनस ay g की जगह 10 और t की जगह 2। 50 sin 53 बेटा 4/20 बोलो 20, तो vy कितना आ गया? 20। चलो, vy आ गया बेटा 20। vx बोलो, vx cos 53 3/5 मतलब कितना? 30। ये आ गया 30। अरे यार, तुम्हें चमका ही नहीं क्या? मेरी बातें चमकी हैं? ठीक है, बस अब क्या था? अपन ने अगर इसका अच्छा वो बना लो ना, मतलब अच्छा सा आंसर आ जाए, तो t यहाँ 1 सेकंड ले लो, बहुत बढ़िया आंसर आएगा। देखो, t 1 सेकंड लेने पर ये 10 ही हुआ बराबर, तो ये आ गया बेटा 30। मजा आ गया ना, क्योंकि यहां भी 30 और यहां भी 30, तो अल्फा पता चल गया 45 डिग्री। कितना? 45। ये हो गया 45 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, इसको अलग से बना के कैसे करते हैं, बढ़िया। चलो देखो, अब यहां v कहां है हमारा? ये रहा सर, ठीक है। अच्छा, इस समय g कहां है? इधर है सर, ये रहा g। आहा, यहां अगर आप अच्छे से देखो तो ये एंगल कितना है? 45। भूले नहीं रहे यार, 45। अगर ये 45 तो फिर ये भी 45 समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 45, ये भी 45, तो ये भी 45। अब g चाहिए या g cos 45 चाहिए जो v के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल सही, तो g cos 45। देखो, ये भी और ये g cos 45 के आपस में परपेंडिकुलर है। चलो, v कितना? v है 50 30√2 ना, बिल्कुल सही। ये v, ये 30 और ये 30, तो v कैसे निकालेंगे बेटा? v² x प्लस v² y करके देख लीजिए। 900 प्लस 900 30√2 आएगा। ठीक है, तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया बेटा? v² बाय r, v² 30√2 का होल स्क्वायर बाय r, मतलब v² बाय g मतलब एक्सेलरेशन, तो g cos 45 मतलब 1/√2। तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 1800 √2 बाय, काट दो बेटा, कितना आ गया? 180√2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। खत्म बात। 1800 की लगाइएगा और नीचे रहेगा वो, हो 1800, सही बात है ना? 180। सही है, बस कैलकुलेशन सही कर लो, बाकी क्या है? 180 बाय 180 इनटू √2, खत्म बात है। वाह वाह वाह। ऐसा कर सकते थे कि अपन जो v का कंपोनेंट g के परपेंडिकुलर आ रहा है, अपन बोल ही लेते। नहीं, क्यों उससे हम नहीं? v cos 45 30 बटे 10 हो जाता, 3 आता है। हां, गलत हो जाएगा, बिल्कुल। इसलिए तो बोला कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द
वेलोसिटी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक अच्छा क्वेश्चन भी कराया जा सकता है वेक्टर लगा के भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस आपके। गिवन है आपको, क्वेश्चन इज दैट गिवन a is equal to 2t into I, मैं तो कहता हूं 4 ले लो, कुछ भी ले लो क्या, 40i, u is equal to है 40j, a is equal to 40i और u is equal to है 40j, नहीं 40j नहीं 4j, चल find radius of curvature after t is equal to 2 second, find the radius of curvature after t is equal to 2 second। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेक्टर फॉर्मेशन कर दिया, अभी तक तो डायरेक्ट दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर एनालिसिस करें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है x में, y में कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, u बराबर 4j, इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। कैसे पता चला? उसमें टाइम है ही नहीं, उसमें टाइम है ही नहीं, और जब अगर टाइम नहीं है तो इसका मतलब तो यही हुआ सर कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम के साथ y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। कैसे करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड। चलो बताओ, अगर अपन ये देखें, मेरी बात सुनना पहले, अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड क्या पोजीशन होगी 2 सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद x में कितना वेलोसिटी आ जाएगी? x में 2 सेकंड बाद 8 तो मैं आएगी x में 8 आएगी, कम आएगी 2 सेकंड बाद वेलोसिटी तो 8 से ज्यादा आएगी। हाँ, कितनी आएगी बोलो? x में वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड बाद बेटा, अरे निकाल सकते हो रे, अरे bx इज इक्वल टू ux प्लस ax इनटू t ना। देखो इससे निकालना सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इससे निकालना सही क्यों नहीं है? ये तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट, टाइम के साथ वेरी करता। ठीक है, अब कैसे करेंगे बोलो? हाँ बिल्कुल सही, इसको क्या करेंगे? a को क्या लिखते हैं? dv by dt, x में बराबर यहां हो जाएगा 40 into I, तो बेटा dv कितना? 40 into I into dt, ये बात शाबाश बोले यार। t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 मान लेते हैं और t बराबर t पर वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 4 t स्क्वायर बाय 2
और 0 से 2 सेकेंड, तो Vx बोली कितना आ गया? 2 दूनी 4, 16, 2 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी? x की। y की 4 यही है आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बाद। ध्यान से सुनो, बहुत ही बढ़िया। बाबा अच्छा, तो हम चलते हैं। तो v क्या लिख दूंगा? पूरा टोटल नेट x और y का 8i प्लस 4j। अरे 8i प्लस, और टोटल एक्सेलरेशन कितना लिखूंगा? 2 सेकंड बाद 8i आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अरे आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद ये रही पोजीशन। v इज इक्वल टू 8i प्लस 4j और एक्सेलरेशन 8i नहीं आया। ऊपर है नीचे u, यहां से साफ साफ दिख रहा है a और u। तेरी आंखें खराब हो गई रे। a और u अरे ऐसे क्या कर रहा है? a इज इक्वल टू 8i, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड मतलब यहां t इज इक्वल टू 2 रख लो तो कितना आएगा बेटा? 8। और ये इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक बात, अच्छी बात। अब मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बताऊं। आओ सुनाए तुम्हें कहानी। एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन में 2 तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। पहला एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दूसरा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो हमने 2 यूनिट वेक्टर माने थे, एक अलोंग और दूसरा परपेंडिकुलर। जो अलोंग माना था वो ET था, और जो अलोंग मतलब जो परपेंडिकुलर माना था वो ER था। यूनिट वेक्टर माना था कि नहीं माना था? बहुत बढ़िया। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि ये हो गया v 8i प्लस 4j और ये हो गया एक्सेलरेशन 8i, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल इनके बीच हो गई होगा। कुछ ना कुछ एंगल दोनों सेम में नहीं है ना। अब इस एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट, इसको कोई एंगल थीटा मान लो इनके बीच, अरे कोई दिक्कत नहीं है। अरे 2 वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर के बीच कुछ ना कुछ तो एंगल है ना, ये तो मानते हो ना भैया? ठीक है। तो अगर इस 8i का एक कंपोनेंट अगर इसकी डायरेक्शन में हो जाए, किसकी? v की डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाएगा? 80। और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, तो वो क्या कहलाएगा? AR। अब और ध्यान से सुनो, और एक अच्छी बात, ये जो एक्सेलरेशन है उसको किसकी डायरेक्शन में लिख रहे हो? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी का क्या लिखना पड़ेगा? तो फिर सीधा 80 क्या लिखना चाहिए मेरे को? 8i इंटू 8i प्लस 4j अपॉन अंडर रूट 64 प्लस 60। ये 80 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया है। 8i का एक कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में ले लो, तो अब किसकी डायरेक्शन में आप ले रहे हो आप? तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज गिवन वेक्टर के अलोंग होती है। तो 8i की डायरेक्शन क्या इसके डायरेक्शन के अलोंग है? इसकी तो डायरेक्शन लिख दो ना, 8i के साथ 8i की डायरेक्शन 8i प्लस 4j अपॉन अंडर रूट 64 प्लस 16 हो गई। तो ये क्या निकला है? 80 निकला। 80 इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा? 64 प्लस बस 64 है, क्योंकि i डॉट j तो 0 होता है। चलो 64 और 16 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8। ये आ गया 80। क्या आ गया? तो मैं चमके नहीं, क्या आया? ठीक है। अब इसको और क्या कर सकते हैं अच्छे से? इस 8i का मैग्नीट्यूड इसकी मतलब 8i का एक कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में आएगा ना, तो जब डायरेक्शन लिखोगे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन लिखना होती है तो उसका यूनिट वेक्टर लिखना होता है ना। यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर लिखा किसका? v का, क्योंकि v की डायरेक्शन ही है जो वही डायरेक्शन 80 और वही डायरेक्शन
बी की है, मतलब ए के एक कंपोनेंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है, तो वो 80 होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन वेलोसिटी का अलॉन्ग होती है वो 80 की डायरेक्शन होती है। चमका ओ 80 आ गया। ए नेट कितना है टोटल, ए नेट कितना है 8, मैग्नीट्यूड लिखूंगा, टोटल ए नेट कितना है 8। अच्छा सर्कुलर मोशन में ए नेट कैसे लिखते हैं बेटा, a square r plus a square t लिखते हो। चलो a net 64 is equal to ar तो हमें निकालना ही है, ar ही तो चाहिए, ar चाहिए हमें, प्लस a square t 64 का स्क्वायर, अरे 64 का काय को 16 upon under root 5 आ गया ना, 256 upon 5, तो 64 minus 256 by 5 is equal to a square r। चलो कितना हो गया रे भैया, 320 256 by beta 5 is equal to a square r। अरे 64 बाहर रूट के अंदर था ना सर, लेकिन आपने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर किया भी इसको पहले से 64 square r plus 80 16 upon under root 5 256 आया नहीं आया, ठीक है। चलो 320 में से 256 चले गए हैं, बिल्कुल 64 by 5 is equal to a square r। तो ar कितना आ गया बोलो, अंडर रूट 8 by under root 5 आ गया ar। बस रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर b square by अंडर 8 by upon under root 5 रेडियस तो लिखते हो। चलो b बोलो, बी है अपना इसका मोड लिखना पड़ेगा, मोड बोलो, मोड अंडर मोड ऑफ मोड तो कट गया ना, 8 64 plus 16 8 upon under root 5 80 by 8 into under root 5 भैया 10 under root 5 तोते उड़ गए। अपन ने सर जी मोड लिखा है, तो मोड ऐसे ही निकाल देते हैं ना, मोड निकाल के तो 64 plus 16 under root 80 आया ना, तो स्क्वायर करोगे तो 80 आया ना, ये है ये 10 root 5। अच्छा क्वेश्चन मतलब वेक्टर का। अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे देखो, अगर आपको समझ में आती है बात तो, नहीं तो ये प्रोसीजर तो यूज करना ही है। मतलब अगर आपको समझ में आता है ना तो बहुत शानदार बात, देखो कैसे इसका थोड़ा सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं, अनदर मेथड इसी को। एक बात बताओ, y में कितना x है, y में x में 2 सेकंड बाद कितनी हो गई वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, और y में कितनी हो गई 4 क्या कर रहे हो यार, तो तो रिजल्टेंट ये आएगा। तो ये एंगल थीटा ले ले नहीं ले ले, क्या थीटा निकाला जा सकता है जी, tan थीटा बोलो 1/2 आ गया, tan थीटा यहां देखो, यहां वहां भी है 1/2। ये अगर वेलोसिटी को एज अ वेक्टर मान ले तो हमें अच्छे से पता x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये 4/8 1/2। देख लो x एक्सिस समझ में आई बात, बिल्कुल। तो ये थीटा आ गया 1/2, ये समझ में आ गया होगा सभी को। अच्छा क्या इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कितना 8 है कि नहीं है, और v कितना है टोटल मिला के 64 और 64, ये 64 और 16 अंडर रूट 80, और ये रहा एक्सेलरेशन। इस 8 का एक कंपोनेंट 8 cos थीटा और दूसरा कौन सा लेना है मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर में 8 sin थीटा, डायरेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखो v स्क्वायर मतलब 80 अपॉन 8 sin थीटा। अगर tan थीटा 1/2 है तो क्या sin थीटा निकाल सकते हो, मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये थीटा ये 1 और ये 2, तो ये अंडर रूट 5। चलो बोलो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 80 अपॉन 8 इनटू sin थीटा 1/√5 काट दो।
10√5। अगर आपको वेक्टर समझ में आता है तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत शानदार मतलब प्रोसीजर। किसी भी, मैं तो सीधा समझता हूं, इतना ज्यादा कोच करने का काम है ही नहीं भाई साहब। मेरे को तो ये समझ में आया इस क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है x में, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी x में। 2 सेकंड बाद एक्सेलरेशन हो जाएगा 8 और 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 8। दोनों ही 8। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लगता नहीं तो मैं आया। अब बस अब मेरे को समझ में आया कि मैंने वेलोसिटी लिख ली x और y दोनों में लिख ली। जब भी वेक्टर x और y दोनों में लिख लिया जाता है तो एंगल बताना मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको ये वेक्टर गिवन है और मैं पूछूं इसका x एक्सिस के साथ कितना एंगल है, तो ऊपर आता है y कोऑर्डिनेट और नीचे आता है x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट 4 और x कोऑर्डिनेट 8। डायरेक्ट आंसर आ गया tan θ बराबर 1/2। बस खत्म। अब मैंने दिमाग लगाया कि x में एक्सेलरेशन 2 सेकंड बाद 8 हो जाएगा और y में हो जाएगा 4, क्योंकि y की वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही, तो नेट आ गया √80। और चूंकि इसमें और इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, केवल किसमें है x में, तो माना कि x में एक्सेलरेशन 8 है। अब 8 का एक कंपोनेंट 8 cos θ और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कौन सा चाहिए? बिल्कुल सही। तो ये हो गई वेलोसिटी बेटा और ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। नहीं आया? आ गया। बस बात कर, देखो सेम आंसर आया 10√5। अन्यथा ये मेथड तो आपके पास ही कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्लियर है? एकदम समझ में आया है? ज्यादा लोड नहीं है ना? क्या आपको पिक्चर क्लियर है? क्या करना है क्या नहीं? देखो अगर कंसेप्ट पहले के क्लियर है तो इसमें कोई रेडियस ऑफ कर्व, जैसे आपको तो बहुत सिंपल आएगा, मैंने तो बहुत ज्यादा आपको लेवल अच्छा करके बता दिया। बाकी आपको सीधा सिंपल जो मैंने प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बताया नीट के लिए, बस उतना बहुत है। बस इतना ही ध्यान रख लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v² अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विद component of acceleration perpendicular to the velocity। चलिए आइए अब अपन सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स में घुसते हैं। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब है सही सर्कुलर मोशन चालू भाई साहब, जो जबरदस्त आइडिया देगा आपको सर्कुलर मोशन में। आइए अब सब कुछ लगेगा यहाँ। देखिए बहुत बढ़िया। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर
चलिए, तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमें अच्छे से पता है कौन सा एक्सेलरेशन मस्ट है, रेडियल एक्सेलरेशन मस्ट है। सही बात है सर। अभी टेंजेंशियल होता है, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा, लेकिन मस्ट कौन सा है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है? रेडियल एक्सेलरेशन है। बिल्कुल सही बात है। और वो हमेशा कैसे लगता है बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर। बहुत बढ़िया, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है। जब एक्सेलरेशन मस्ट है तो फोर्स भी मस्ट है। क्या मस्ट है? फोर्स मस्ट है। सर सही बात है सर। फोर्स पहले आया, एक्सेलरेशन फोर्स पहले आया, तो इसका मतलब हुआ कि यहां इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मोशन करने के लिए एक नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड होगा, जिसे क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आप जानते हैं हेडिंग वाले, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, समझ में आएगा आपको। और वो फोर्स भी क्या ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर? बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, अच्छा एक बात और इसमें बात है कि ये जो जिसका नाम आपने बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है भाई साहब, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग पैरामीटर से प्राप्त होता है। आप मैग्नेटिक में बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल कौन देगा? QBB। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल कौन देगा? QE। अगर आप स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को बांधकर घुमाते हैं और वो पत्थर जो है, मतलब जो स्टोन जो है वो इसके घूमता है सर्कुलर मोशन में, तो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस टेंशन ही उसे क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, नहीं देता है? ऐसे अलग अलग जगह पर आपको वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो भाई साहब मस्ट एक्सेलरेशन है, मतलब नेसेसरी एक्सेलरेशन है भाई साहब, ये बहुत ज्यादा जरूरी, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इसी नेसेसरी एक्सेलरेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम या मैक्सिमम? सोचो, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड या मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड? मिनिमम। ये जो फोर्स आप पढ़ेंगे उसे बोला जाएगा मिनिमम फोर्स। क्यों बोल रहा हूं, सुने ध्यान से। मैंने मिनिमम ही क्यों बोला? ये वेलोसिटी है, अभी आप किससे चल रहे हैं बेटा? कांस्टेंट। अरे यार, अभी आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो कौन रोल प्ले नहीं कर रहा? 80। अरे यार, कौन रोल प्ले नहीं कर रहा है बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही, करेक्ट बात। क्या मेरी बात समझ में आई है? मतलब अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? 0। इसलिए तो मैंने मिनिमम फोर्स बोला। अब सर AR भी मौजूद हो, सर AT भी मौजूद हो, तो फिर एक नेट फोर्स आएगा, वो फोर्स सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही होगा। तभी तो सही है, बिल्कुल। क्या बात कर रहा? नहीं आया तुम्हें? मेरी बातों को अच्छे से समझना, केवल रटने की बात नहीं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनामिक्स। पहले मेरे को मैंने मिनिमम फोर्स क्यों बोला? जो कि सर केवल AR की बात कर रहे हैं। सर अगर AT की बात करते तो AR भी है और तो नेट एक्सेलरेशन आता ना, तो नेट एक्सेलरेशन आता, उसका वैल्यू क्या लिखते? √a² r + a² t। तो एक्सेलरेशन बढ़ता तो फोर्स भी तो बढ़ता है। बिल्कुल सही। फिलहाल के लिए जब स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे पास 0 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो रोल प्ले कर रहा है भाई साहब वो AR है, AR नेसेसरी एक्सेलरेशन है। तो एक मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होता है, उस मिनिमम फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत बढ़िया, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया भाई साहब अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, बहुत बढ़िया। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया भाई साहब अभिकेंद्रीय बल। क्या बात समझ आई है? बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई है।
बातें इसमें करते हैं और सीखते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओहो, मतलब नेसेसरी एक्सेलरेशन तो है ही, ठीक है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, उस मिनिमम फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। अच्छा, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द, और ये अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीके से काम करता है। जैसे भाई साहब मेरे पास, जैसे मान के चलिए, मैं तो कह रहा हूं मेरे पास एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, उसमें इस ब्लॉक को लटका दिया और घुमाना है। हमको क्या करना है? घुमाना है। तो भैया यहाँ टी तो इधर लग जाएगा, अरे टी इधर लग जाएगा। अच्छा, एक बात और सुनना मेरी बात, इस चीज में अपन एक और बात समझते हैं, ये तो है ही, कोई बात ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं ये एक पार्टिकल है स्मॉल m का, जो v वेलोसिटी से जा रहा था, अगर इसका fbd बनाए अपन, fbd बनाए तो अंदर की तरफ इसके ऊपर क्या एक्सेलरेशन लग रहा है? ये रेडियल एक्सेलरेशन है। क्या है? रेडियल। तो मैं चल पे ही नहीं यार, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है। एक बात बताओ, अगर एफबीडी बनाई और अपन ने ये एक्सेलरेशन लिख दिया ar, और तो कोई फोर्स है नहीं, और तो कोई अभी कोई फोर्स ऐसा एक्सटर्नल कुछ है नहीं, अभी नहीं है ना ar। तो अपन अगर जैसे मान चलिए मैं आपको बोलूं कि ये जो है ये किसी रस्सी से बंधा हुआ था, ये मास m, और घूम रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था, ऐसा समझे, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा था भाई साहब, ठीक, सर्कुलर मोशन कर रहा था, ऐसा बना लिया आपने, अच्छा ही सा बना लिया ताकि समझ में आ जाए। चलो भैया, ये था ऐसे और ऐसे बना लिए, और ये दूरी समझ लेते r है, ये स्मॉल m है, और ये ऐसे घूम रहा है, स्ट्रिंग तो थी, ये स्ट्रिंग है भाई साहब, स्ट्रिंग से आपने घुमा दिया स्ट्रिंग। तो अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो इसकी तरफ टी लग रहा होगा, केवल टी लग रहा होगा ओनली, ठीक है। अगर इसका एफबीडी बना ले बेटा तो यहाँ केवल टी लग रहा होगा, तो टी बराबर क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? ए की जगह ar, अरे ए की जगह ar, क्लियर बात है। तो T is equal to m, और AR क्या होता है भाई साहब? b square by r। तो T बराबर कितना आ गया बेटा? mb square by r। T is equal to कितना आ गया बेटा? mb square by r। मुझे लगता तुम्हें आया, क्या क्लियर है? T is equal to mb square by r। मतलब स्ट्रिंग के केस में इसको सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया? टेंशन ने। किसने? यहां आपने क्या सोचा? केवल इस पार्टिकल के अंदर की तरफ एक टेंशन जनरेट हो रही है स्ट्रिंग की वजह से, तो नेट फोर्स कितना है? T, और न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दो, नेट फोर्स बराबर ma, नेट फोर्स बराबर ma। नहीं आया तुम्हें? तो यहां आगे T is equal to mar, तो T is equal to mar की जगह b square by r। मुझे लगता तुम्हें आया, ठीक है। तो T is equal to आ गया बेटा mb square by r, ठीक। अच्छा, ये तो स्ट्रिंग के केस में हो गया। मैं कह रहा हूं न्यूक्लियस के केस में कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स? न्यूक्लियस के केस में, न्यूक्लियस में मतलब कैसे बेटा? न्यूक्लियस में बाहर क्या लगा रहे हैं? बहुत बढ़िया, और ये ई, अरे यार सॉरी, ये जेडी को लगा, अंदर लिखेंगे जेड, क्योंकि प्रोटॉन और ये जेडी, और यहां क्या लिखेंगे? ई। मतलब समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है, चारों चक्कर लगा रहा है इस न्यूक्लियस के, एटम में बात कर रहा है ना, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगा रहा है। ये चक्कर लगाने के लिए से नेसेसरी फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? कौन? कूलॉम्स लॉ, कूलॉम। मतलब इन दोनों के बीच तो क्या लिखना चाहिए? के जेड स्क्वायर, और ये
सही। कौन सा रॉकेट साइंस है? और देखो अगर मैं बोलूं आपको, और ध्यान सुनना, अच्छा मैं तो ये कहता हूं भैया कि एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? और अंदर की तरफ बाहर की तरफ? बाहर। बाहर डॉट लगा हुआ है, बाहर। यार सही में मतलब डॉट मतलब बाहर। तुम्हें नहीं आया यार? चमका। यहां से किसी पार्टिकल को पॉजिटिव पार्टिकल है माना कि, कौन सा पार्टिकल है? पॉजिटिव पार्टिकल। बताओ कैसे घूमेगा ये? कैसे घूमेगा? कितना फोर्स लगता है इस पॉजिटिव पार्टिकल पर? मतलब पॉजिटिव मूविंग पार्टिकल है और जो नेगेटिव फील्ड में एंटर कर रहा है, तो क्या QVB? अरे यार QVB sin थीटा। कैसे निकालते हैं? तो ये कैसे लगेगा? ऐसे आ रहा है ना, तो V क्रॉस B ऐसे फोर्स ऐसे लगेगा। तो क्या इस पे ऐसे घूम जाना चाहिए? इसको किसने घुमाने में हेल्प करी? QVB ने। मतलब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया? QVB ने, मतलब नेगेटिव फील्ड ने। मतलब यहाँ कर लेते हैं तो QVB is equal to mv square by r। अगर ये रेडियस ले लेते हैं r है तो, अरे यार हाँ कि ना? क्लियर है? लो भैया QVB is equal to mv square by r। बिल्कुल सही बात है। हाँ कि ना? हर केस में अलग अलग है। जैसे फ्रिक्शन के केस में, मतलब अगर आप सड़क पे चल रहे हो ऐसे इस तरीके की सड़क और आप चल रहे हैं और आपको गाड़ी मोड़ना है ऐसे, तो कौन? फ्रिक्शन अंदर की तरफ। फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा क्योंकि जैसे ही गाड़ी ऐसे आती है बाहर जाने की कोशिश करती है तो बचाता कौन है उसको? फ्रिक्शन। और यहाँ क्या लगा होगा? तो यहाँ फ्रिक्शन देता है इसको mv स्क्वायर बाय r, इस गाड़ी को ऐसे। तुम्हें नहीं आया यार? अगर तुमने अच्छे देखा हो, जब भी तुम गाड़ी मोड़ते हो तो वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है ऐसे, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगता है। टायर और सड़क के बीच का फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा ताकि गाड़ी अंदर ही रहे, रोड पर। और फ्रिक्शन खुश रहेगा ना, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि पहिया और सड़क आपस में छोड़े, मतलब साथ छोड़े अपना। समझ में आई ना? ये बात है। फ्रिक्शन बहुत होशियार चीज है भैया, उसको पूरी फिजिक्स आती है। सर्कुलर के केस में फ्रिक्शन अपने आप अपनी खुद की डायरेक्शन डिसाइड करता है। क्या बोला मैंने? सर्कुलर के केस में फ्रिक्शन खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन डिसाइड करता है। आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन को तो पता है वो क्या कर रहा है। फ्रिक्शन किसमें खुश है ये अपन को चेक करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ आई नहीं आई? ये है सेंट्रीपिटल फोर्स जो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम करता है और मैग्नीट्यूड उसका mv स्क्वायर बाय r होता है। इसी चीज को लेके एक नया कंसेप्ट भी आता है, मतलब इसको कम करने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए, रिलेटिव मोशन। क्या? उस रिलेटिव मोशन के जरिए एक फोर्स आता है जिसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, बट डायरेक्शन अलग अलग होती है, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। देखो जरा इस बात की थोड़ा लेते हैं अपन की। भाई साहब पार्टिकल घूम रहा था, स्ट्रिंग तो थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टिकल है स्मॉल ओ भी, एक सारा कांस्टेंट है। ये वाला अपन क्या करते हैं, इस पर चीटा बनकर बैठ जाए। क्या बनकर बैठ जाए? चीटा। इस जगह स्मॉल m का एक ब्लॉक ले लें, स्मॉल m का एक ब्लॉक ले लें अपन, और चीटा बनकर अपन बैठ जाए। चीटा बनकर अपन क्या हो जाए? बैठ जाए। तो ये ब्लॉक रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू चीटा। चीटा हो गया, चीटा हो गया, चीटा चीटा। रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू चीटा, मतलब आप जिस चीज पर होते हैं वो आपके रिस्पेक्ट में रुक जाती है ना। चलो मैं कह रहा हूं ग्राउंड फ्रेम पर खड़े थे आप,
ग्राउंड फ्रेम पर। ग्राउंड फ्रेम पर इसका एक्सेलरेशन कहां है? अंदर ए आ गया ना ग्राउंड फ्रेम से। यस सर। बिल्कुल सही है आंसर। ग्राउंड फ्रेम से अगर देखा जाए बेटा, तो ग्राउंड फ्रेम से जब मैंने देखा तो स्मॉल m के ब्लॉक पर रेडियल एक्सेलरेशन आगे लगा ना, सही है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू चीटा कर दिया तो अब इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम? नॉन इनर्शियल हो गया। अब हम इसी पे बैठ गए ना। यस सर। तो नॉन इनर्शियल मतलब दोनों जब सूडो लगता है तो इस पे सूडो नहीं लगाओगे? सूडो लगाना पड़ेगा। क्या कर, अरे नीचे नहीं भैया, सूडो हमेशा जो एक्सेलरेशन फ्रेम का होता है उसके अपोजिट लगता है ना। यस सर। ग्राउंड फ्रेम पर इस ब्लॉक पर कितना एक्सेलरेशन आगे लग रहा है? AR। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू चीटा देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू, तो आगे कितना लग रहा होगा इसके ऊपर? T। स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं यार भैया, T आगे लग रहा है। जब तक T को बैलेंस करने वाला पीछे कोई नहीं होगा, ये वाला स्मॉल m का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटा रेस्ट पे नहीं होगा। नहीं आया? क्या बात समझ आई है? अरे स्मॉल m का एक ब्लॉक है, उस चीटा मत उस पे बैठ जाओ, रुकना चाहिए ना। ग्राउंड फ्रेम से क्या नजर आ रहा है आपको? चल रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन आप अभी इस पे बैठ जाओ तो चीटा के रिस्पेक्ट में स्मॉल m का ब्लॉक क्या है? रुक जाएगा ना। अगर ये स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर आगे क्या लगा होगा? T। अगर इसको रोकना है तो पीछे कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए ना बैलेंस करने के लिए। तो पीछे हमेशा सूडो लगता है। सूडो क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। वो फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है? AR। तो T बराबर क्या आ गया? MAR। तो T = mv² r। इस फोर्स को क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर इसमें और उसमें क्या फर्क है सर? मेरे पता था, एक अच्छा बच्चा भी नहीं पूछता। सर क्या मतलब सर? यहाँ भी तो सर आपने यही लिखा सर। यहाँ भी आपने सर एक बराबर mv करिए, आपने यहाँ लिखा सर AT बराबर 0। यहाँ भी आपने लिख दिया सर फोर्स आ गया सर mv² r। ये भी तो वही है सर, वो भी वही है। नहीं, अलग बात है। यहाँ क्या किया आपने? अच्छे से देखो आप। यहाँ आपने स्मॉल m के ब्लॉक को रेस्ट पर करने के लिए रेडियल डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट किया है, मतलब फोर्स को बैलेंस किया है। और यहाँ आपने F बराबर mv² r न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन लगाई है। नेट फोर्स बराबर ma, नेट फोर्स बराबर, और जबकि यहाँ नेट फोर्स देखा जाए तो 0 है। बराबर हो गए, कट गए, खत्म। कई लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि भैया क्या चल, तुम्हें मेरी बात समझ में आई? सेंट्रीपिटल फोर्स में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बहुत डिफरेंस है। सेंट्रीपिटल में जब बराबर करते हो तब आप इक्वेशन लिखते हो, नेट फोर्स बराबर ma। जबकि सेंट्रीफ्यूगल में आप रेडियल डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट करते हो। ध्यान रखना, ज्यादातर यूज किसका होगा? सेंट्रीफ्यूगल का। सेंट्रीफ्यूगल नहीं आया, लिख लो दोनों बहुत अच्छे से लिखो। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। इस बल का परिमाण F बराबर mv² r होता है। इस बल का परिमाण mv² r होता है, mv² r होता है। यह फोर्स अलग-अलग स्थितियों में, 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 अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग
बलों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बलों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बलों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभिकेंद्रीय बल के लिए हमने न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा नेट फोर्स बराबर ma लगाकर प्रदर्शित किया है। नेट फोर्स बराबर ma लगाकर प्रदर्शित किया है। इस बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल। अब केंद्रीय बल नॉन इनर्शियल फ्रेम आजवक्तीय फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए सूडो का कार्य करता है। क्योंकि इस फ्रेम में चीटा के रिस्पेक्ट में घूमने वाले पार्टिकल को रेस्ट पर माना गया है। घूमने वाले पार्टिकल को रेस्ट पर माना गया है। उस रेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए उस रेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अब केंद्रीय बल जो कि केंद्र से दूर लगता है वह जिसका परिमाण mv²r होता है। विशेष ध्यान रखें, फिर से कह रहा हूं, सर्कुलर मोशन में जब भी आपको कोई परेशानी आए हमेशा सेंट्रीफ्यूगल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेट फोर्स किसकी डायरेक्शन में जीरो कर दें? रेडियल डायरेक्शन में। मतलब अगर सही देखा जाए तो MAR किसका सूडो फोर्स है? रेडियल एक्सेलरेशन का। ये तब है जब भी वेलोसिटी क्या लिखी है? स्पीड कांस्टेंट। क्यों भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि सर 80 भी लग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो फिर कितने सूडो आएंगे? 2 सूडो आएंगे। लेकिन mv²r किसका सूडो फोर्स है? सेंट्रीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन का। ये ध्यान रखिए भाई साहब, ये AR और ये AT अगर दोनों हो तो जो स्मॉल m में लिखा जाएगा वो पीछे की तरफ क्या लिखोगे? MAR। अरे यार MAR। और नीचे क्या लिखोगे? MAT। ये मैंने सूडो लिख दिया। AT का सूडो MAT और रेडियल का MAR। तो ये जो लिखोगे AR की जगह mv²r। ये mv²r किसका सूडो है? रेडियल एक्सेलरेशन का।
बिल्कुल सही, करेक्ट जी बात। इसका मतलब है कभी भी सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन आए तो मेरे को तो दो बातें समझ में आती हैं, दो भागों में इसको तोड़ ले। एक तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दूसरा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो AR है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और जो AT है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो मैं नहीं आया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो दो भागों में तोड़ ले। AT को सॉल्व करो स्ट्रेट लाइन जैसा और AR को सॉल्व करो रेडियल एक्सेलरेशन जैसा, और रेडियल एक्सेलरेशन में मतलब रेडियल डायरेक्शन में आपको फोर्स इक्वेट कर लेना है। बस 100 बातों की एक बात। रेडियल डायरेक्शन में क्या करना है आपको? फोर्स बैलेंस करना है, और उस फोर्स को क्या नाम दोगे? सेंट्रीफ्यूगल, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? mv²/r। दैट्स इट। मुझे लगता तुम्हें आया। एक क्वेश्चन नहीं अटकने वाला अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो। क्या क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे देखो। ओ मेरे नैना, ओ मेरे नैना। अरे चलो बहुत बढ़िया, इस लॉन्ग घुमा रहे हैं ओमेगा से 10 रेडियन पर सेकंड, 10 रेडियन पर सेकंड। चलो 2 kg का ब्लॉक है, यहां से ले लेते हैं 2 मीटर की दूरी है। बताओ इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? गलत मत करना। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? ये समझ में आ गया इसको कैसे घुमाना? जूम जूम। चलो बताओ, जल्दी बताओ, 1 मिनट का काम था। रस्सी में टेंशन कितनी होगी? बोलो प्यारे बच्चों। क्या हो उसमें? यहां बैठ जाओ, चीटा बन के कितनी बार बोलूं? क्या नजर आएगा पीछे की तरफ आपको? m ओमेगा² r नजर आएगा ना? चाहे mv²/r लिखो, चाहे m ओमेगा² लिखो, एक ही बात है ना बेटा। ऐसे क्या कर रहे हो भैया? तो 2 kg पर आगे की तरफ लगा t, भाई साहब पीछे की तरफ लगा m ओमेगा²r। अगर इसे रेस्ट पर रहना है थीटा के रिस्पेक्ट में तो t m ओमेगा² r। m कितना? 2, ओमेगा कितना? 10, सो r कितना? 2। बोलो आंसर। 400 न्यूटन है। कितना? और ध्यान से सुनो, ये r कहां से लेना है? से पार्टी, मतलब ये एक प्रकार से जब घूमेगा तो इसकी रेडियस हो गई ना, वो भी फिक्स्ड एंड से, मतलब जो इसका सेंटर बन जाएगा। ठीक ऐसे। चलो बहुत बढ़िया। और देखें पहला, दूसरा क्वेश्चन कर दो रे बच्चों। ना 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 ना, एक और बना लो तुम, क्या टेंशन है? अरे ये 2 kg बेटा, ये 5 kg। ओहो, ये दिया 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। बताओ कितनी टेंशन? 2 आएंगी कि नहीं आएंगी दोस्तों? आएंगी। यहाँ निकाल दो T1, यहाँ निकाल दो T2। निकालो ये दोनों, जल्दी से कर दो।
T2 250 न्यूटन, T1 है 175, T2 250, T2 250, T2 250 और T1 175। 175। चौधरी साहब समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पहले बात आ रही है, बहुत बढ़िया। घर पे पढ़ रहे हो? जी जी सर, यस सर, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो आओ, अब उसमें क्या था, एक एक का एफपीडी बना लो, टेंशन फ्री। 5 केजी का एफपीडी बना लो पहले। 5 केजी के आगे कितना लग रहा है बेटा? T2, पीछे कितना लगेगा बेटा? m ओमेगा स्क्वायर r। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा बेटा। T2 कितना? m ओमेगा स्क्वायर r। बेटा T2 कितना निकल के आ जाएगा? चलो m बोलो 5, बेटा ओमेगा बोलो 25, बेटा r बोलो 2, तो बोलो कितना आ गया? 125 कितना? 250, 125 चीज दूनी 50 आओ 250, तभी तुम्हें आया 250। चलो भैया अब आ जाओ बेटा 2 केजी का बना लो भाई। पीछे की तरफ T2, आगे की तरफ T1। एक और फोर्स पीछे लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो T1 कितना आ गया बेटा? T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर r। T2 कितना है? 250 प्लस m कितना है? 2, ओमेगा 25, r कितना? 1। चलो 250 प्लस 50, भाई साहब मेरा तो 300 आ रहा है। तुम कौन सी गणित लगाई भाई? पूरे को सिस्टम मान लिया, 2 और 5 को मिला के। जब मैं T1 और T2 पूछ रहा हूं तो T2 तो सही आ जाता, फिर या तो उसको कम कर दे, तो T1 सही आना चाहिए था ना? सर T2 आया है 250, T1 हमारे T1 क्यों नहीं आया? तो आ जाता लेकिन T1 हमारा 175। गलत है रे। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? 175 कैसे आ जाता सर? T1 से ज्यादा ही होना चाहिए क्योंकि 2 मार्क्स है उससे। यार तुम लोगों को क्या हो गया रे भैया? ऐसे क्या कर रहे हो भैया? अगर मैं तो कह रहा हूं ओमेगा क्या अपने इतनी सी, मैं तो कहता हूं एफपीडी बनाया करो, कुछ भी नहीं करना। 2 केजी की एफपीडी बनाओगे तो आगे T1 और पीछे, और यहां बैठोगे तो एक फोर्स और लगेगा ना पीछे की तरफ m ओमेगा स्क्वायर, बस लगा दो। क्यों गलत कर रहे हो भैया? अरे कभी तो हाँ ना बोलो भैया। ठीक है एक और कर दो मन की संतुष्टि के लिए। गलत मत करना रे, गलत नहीं करना रे। फिर से घुमा लो, 10 से घुमा लो, तुम्हारा मन करे किसी से भी घुमा दो। मैं कह रहा हूं 1 केजी है बेटा, यहाँ 2 केजी है, अरे बेटा यहाँ 3 केजी है। लो आय हाय हाय हाय। चलो यहां से ये कितनी डिस्टेंस पर है? 1 मीटर, दूसरा 2 और तीसरा 3। चलो बोलो आंसर T1 T2 T3। गलत नहीं करना आप लोग। निकालो जल्दी से। T1 T2 T3। T3 300, T3 एक सेकंड सर, 300 तक का 900, 900 भाई साहब जब 3 केजी लोगे तो केवल 3 केजी रहेगा, जब T2 लोगे तो ये 5 हो जाएगा, और जब T1 लोगे तो ये 6 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे सब। क्या कर रहे हो यार? ऐसा ही तो सब हमने इसका निकाल रहा था। किसका? इसका आप यही कह रहे हैं ना कि इसको 5 केजी मान लेंगे अपन। हाँ सिस्टम में T2 के लिए अपन इसे 5 केजी मान, हमने ऐसे ही जैसे तो गलत है, ऐसा नहीं करना। वही तो कई बच्चे करते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये 1 मीटर है 2 और ये 3, और जो टेंशन जो हम निकाल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल जो लगा रहा है वो m ओमेगा स्क्वायर r होता है, तो r में डिपेंडेंसी है ना, इसलिए गलत आया। जे बात सास। चलो बताओ
सीधा सीधा करते हैं हम तो 3 kg बेटा आगे की तरफ T3 पीछे की तरफ बेटा तो बोलो T3 कितना आ गया बेटा m बोलो 3 ओमेगा तो r बोलो बेटा 3 900 न्यूटन। सबसे ज्यादा तो बेचारा 900। ओहो कितना टेंशन, बहुत ही कम, क्यों जल्दी से टूट सकता है। चलो 2 kg आगे T2 पीछे बेटा T3 और एक और फोर्स m ओमेगा स्क्वायर 2। अब की बात 2 है ना इसका, तो T2 कितना आ गया बेटा, T2 कितना आ गया बेटा T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर 2 आया नहीं आया? ठीक है चलो T3 बोलो बेटा कितना आया, T3 निकाल चुके हो 900, बिल्कुल सही बेटा 900 प्लस बेटा 2 ओमेगा की जगह बोलो बेटा 10 मतलब 100 इनटू बेटा 2, तो बेटा ये आ गया 900, यहां हो गया बेटा 400, बेटा ये आ गया 1300 मतलब T2 हो गया बेटा 1300 न्यूटन और उसका 2300 बढ़ता जा रहा है। सही बढ़ेगा क्योंकि लास्ट वाला सबसे कम रहेगा, जल्दी टूट भी सकता है बाहर भी निकल सकता है। सही बात, क्योंकि जो दूर होते हैं उन पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। सही बात है, जो पास होते हैं उनसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। चलो 1 kg पीछे लगा होगा, 1 kg पे T2 आगे लगा होगा बेटा T1 आगे इधर की तरफ लगा दो m ओमेगा स्क्वायर 1। चलो तो T1 कितना आ गया बेटा T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर 1, बहुत बढ़िया। T2 कितना है बेटा 1300 प्लस m1 और ओमेगा कितना 10 10 मतलब 100। भाई साहब मेरे हिसाब से तो कितना है 1400, तुम्हारा 3300 आता है, आपका T1 1400 आया। हाँ बता रहे हैं 2300 आया है सर। 23 T2 प्लस T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर r किया है तुमने, किया है गलत है, क्या बात कर 1 kg का जब बेटा एमपीडी बनाओगे तो यही टेंशन आएगी ना यार। मैं तो सोच रहा था ये बन जाते हैं तुमसे, बन गया सही है, बन गया तो सर को थोड़ा सा मेरे को तो कहीं से टेंशन नहीं लगा, बन गया बन गया था। वाह यार बहुत बढ़िया चौधरी साहब, अच्छा लग रहा है, मानसिक टेंशन तो नहीं है, बहुत बढ़िया वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। चलो बहुत शानदार, कोई मानसिक टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं इसमें, बहुत ही शानदार। गेम तो अब शुरू हुआ है, आओ 1.5 घंटे बाद गेम शुरू करते हैं, क्या सर आओ ऐसा होता तो क्या करते, ऐसा पता है सर ये फिक्स कर लो, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ ले लेते हैं 2 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक पार्टिकल है 5 kg का, अरे कितने का, उसकी वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड है, अरे कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है, बहुत बढ़िया। बताओ स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, जल्दी से बता दो। इस स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, फाइंड द टेंशन एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट कैसे रहा होगा ना, भूल जाएगा वो। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। फाइंड द टेंशन एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट 300 बेटा जल्दबाजी नहीं करो, ऐसे लटका दिया गया है तो mg भी आएगा अब। अच्छा बहुत बढ़िया गुड। तो भैया देखो 5 kg का अगर बेटा एमपीडी बनाएंगे, वेरी गुड, अगर आपने mg के लिए सोच लिया, टी नीचे की तरफ बेटा mg आएगा। तो हमेशा बोला है रेडियल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेट करें mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा की जगह b, मैं तो कह रहा हूं ओमेगा देंगे तो b स्क्वायर बाय r, तो टेंशन कितनी आ जाएगी mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। वाह प्रभु वाह, नहीं आया, चमका, बहुत बढ़िया। t mg बोलो 50 प्लस m बोलिए 5, बेटा b बोलिए 100, बेटा r बोलिए 2, तो t कितना आ गया 50 प्लस बेटा यहाँ कितना 50 दियो, तो t इज इक्वल टू 300 न्यूटन। बहुत बढ़िया,
बिल्कुल सही बात, यही सब आएगा सर्कुलर में, बस ये सीख गए, सब सीख गए, कुछ भी नहीं करना है, तुम देख सकते हो क्या। उसका क्या रह जाएगा सर वो चैप्टर एक और कौन सा? ग्रेविटेशनल के बाद सेंटर ऑफ मास। हाँ अरे उसमें अरे वो अलग चीज है क्या। सर एक चीज है इसमें, आप ये बताओ, हमने जैसे ये क्वेश्चन किया था तो अपन इसमें एमजी क्यों बैलेंस किया? वो जिससे अटैच है एमजी को नॉर्मल में बैलेंस कर लिया ना, सही बात है। चलो भाई आओ। सर लेकिन वो तो हवा में घूमता है, ऐसा घूम रहा है तो हवा में नहीं। सही बात है। इसमें तो सही है ना, ऐसे ऐसे चलाओगे, ऐसे चला रहा है ना अपन, ऐसे चला रहा है तो mg जो नीचे लग गया, तो mg इस डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस है ही नहीं। फोर्स बैलेंस किसमें है? रेडियल डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ताकि क्वेश्चन इजी गोइंग सॉल्व हो सके। अगर एक वाक्य में रेस्ट होता तो ग्राउंड से भी रेस्ट नहीं दिखता ना। यस सर। क्लियर? बहुत बढ़िया, ओके। चलो मैं कह रहा हूं बेटा 53 डिग्री, भाई साहब यहां 5 kg, इसको ले लेते हैं 2 मीटर। शाबाश, तुम चमका नहीं यार। इस समय इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी ना, बिल्कुल 10 मीटर पर सेकेंड। चलो बताओ, पहले तो एटी बताओ और फिर स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। स्ट्रिंग में टेंशन एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट। कर सकते हो आप, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। मजेदार, शानदार। सर 1000 1000 टेंशन चेक करना आराम से, जल्दबाजी नहीं करें। एटीआई बताऊंगा और टेंशन आएगी एमजी एक सेकंड सर। एटी की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। 10 बार बता चुका हूं, वही बात है। चलो ये कितना बेटा 10 मीटर पर सेकंड। बेटा यहां कितना लग रहा होगा mg, यहां कितना लग रहा होगा बेटा t। अरे यार इन सबको भी अपन रब कर देते हैं mg। देखो अब अच्छे आराम से इसको भी भूल जाओ, ऐसा है ये सिस्टम। ठीक, ये t। चलो तो यहां कितना लिख ले बेटा 53। आना तो बोलो। तो यहां भी कितना 53। mg का एक कंपोनेंट mg cos 53, दूसरा कंपोनेंट mg sin 53। t के कंपोनेंट नहीं होंगे यहां, t तो निकाल नहीं है। और हमेशा मैंने बोला है जब भी कंपोनेंट करो तो हमेशा एक कंपोनेंट ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या वेलोसिटी आपने ऐसे ही ली थी? ओहो, कितनी वेलोसिटी थी यहां 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है मेरे अच्छे से, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 80 कितना हो गया g sin 53, क्योंकि जो ये फोर्स आया है अगर उस फोर्स में से मास को अलग कर दो तो जो g sin 53 है वही तो एक्सेलरेशन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो 80 यही हुआ ना? यस सर। हाँ ना तो बोल दो यार। तो g कितना 10 sin 53 4/5, भाई साहब 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 80 आया। अब t निकालना है, मैंने हमेशा बोला है ये कैसे घूमेगा? अच्छा ऐसे ही घूमेगा ना, तो रेडियल डायरेक्शन में हमेशा फोर्स को इक्वेट करना है। किस डायरेक्शन में? रेडियल समझते हो ना, रेडियस की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में?
तो रेडियस की डायरेक्शन यही है ना, इसकी तरफ बैलेंस कर लो। बोलो t बराबर mg cos 53 प्लस mv स्क्वायर बाय r। वाह वेरी गुड, mv स्क्वायर बाय r। ये बात, इसके लिए ये समीकरण बना लिया इक्वेशन, t इज इक्वल टू mg cos 53 प्लस mv स्क्वायर बाय r। बस खेल खत्म, पैसा चल। t बराबर mg बोलो 50 cos 53 बेटा 3/5 प्लस m बोलिए 5, v की जगह बोलिए 100, r की जगह बोलिए बेटा ये कितना था 2 मीटर था बेटा, तो 2 हो गया बेटा। यहाँ कितना आ गया 30 प्लस यहाँ कितना आ गया 50, मतलब ये 250। भाई साहब मेरा तो 280 न्यूटन टेंशन आया है, राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, सब बातें सिखा रहे हैं आपको, सब और सब टाइप का अलग क्वेश्चन है। ओ सर, ए सर, अच्छा आपने अभी दी है, पहले नहीं दी थी, आपने रफ कर दी थी। हाँ दी थी ना, मैंने रब कर दी थी ना, हाँ बताने के लिए। क्या तुम्हें कुछ बातें समझ में आई? मैंने क्या बोला, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझे। मैंने बोला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है वो किसकी डायरेक्शन में लगा रहा है, रेडियल। किसकी डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना है, रेडियल डायरेक्शन। रेडियल मतलब रेडियस की डायरेक्शन में, बस फोर्स इक्वेट कर दो। समझोगे तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है जिंदगी। आओ बहुत बढ़िया। अब मैंने सर इसमें सर डी के कंपोनेंट क्यों नहीं किए? टी के कंपोनेंट करते तो टी cos 53, डी के कंपोनेंट क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? हाँ बताओ बताओ, ए की जगह अगर बी के कंपोनेंट किए हो, देखो कहां किए, क्या मिल जाएगा बी के कंपोनेंट करने से, ये भी तो देखो। मेरी रिक्वायरमेंट फिलफुल नहीं हो रही ना, बी के कंपोनेंट करने से तो कोई मतलब नहीं है। फोर्स की कंपोनेंट यहाँ mg के कंपोनेंट हुए हैं। देखो mg के कंपोनेंट होने से आपका सारा कुछ हो रहा है, क्यों मैं बताता हूं ना क्यों। आपने यहां से छोड़ा तो इसको लाने वाला कौन था, वेलोसिटी तो है, तो फिर एक्सीलरेशन भी होगा। एक्सीलरेशन कितना, g sin 53 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अच्छा एक और बात थी जो मेरे को करना थी, देखना एक चीज और बताता हूं बेटा। फॉर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन ar इक्वल नॉट 0 और at इज इक्वल टू 0 हो सकता है ना, कब हो सकता है, जब वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट हो। स्पीड कांस्टेंट, जी सर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ar 0 हो और at जड़ें 0 हो? कभी ऐसा हो सकता है, कभी किसी इंस्टेंट पे हो नहीं सकता। वो मस्ट एक्सेलरेशन कौन है सर्कुलर के लिए, ar, ये तो मान लिया। लेकिन क्या किसी भी इंस्टेंट पर ऐसा हो सकता है कि जहां रेडियल एक्सेलरेशन 0 हो और at 0 ना हो सकता है। याद करो, तुमने तो पढ़ा है एसएचएम में, जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन स्थिति में उसकी क्या 0 होती है, वेलोसिटी। मल्टी पॉइंट होता है ना, तो अगर यहां वेलोसिटी 0 हो जाए तो उस क्षण के लिए क्या 0 हो जाएगा, रेडियल। लेकिन एटी तो मौजूद रहेगा ना, क्योंकि जी तो लगेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आपको अच्छे से याद करो, जैसे ये पेंडुलम है, पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन तक लेगा, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेस की पोजीशन पे, अधिकतम विस्थापन की स्थिति पे, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंडीशन। ध्यान से सुन लो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंडीशन में इस स्टैंड पर, केवल इस स्टैंड पर AR
क्या होती है? जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे। भाई साहब ये ऐसा इंस्टेंट कहलाना, ऐसा टाइम कहलाना जिस पर AR 0 है और AT 0 नहीं है। फॉर सर्कुलर मोशन हो सकता है ये दोनों, कोई दिक्कत नहीं। जब पहली बार बताया था तो अपन ने लिखा था ऐसा हो नहीं सकता, कि उस समय अपन को इतना पता नहीं था। आज अपन जब इतना पढ़ लिया तो अपन को और आगे की कहानी पता चली कि किसी इंस्टेंट पर AR 0 हो सकता है और AT 0 नहीं हो सकता। अधिकतम विस्थापन की स्थिति है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंडीशन। जब हम ऐसे चेंज करते हैं पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से जब मैक्सिमम डिस्प्लेस किया जाता है तो केवल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए AR क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, क्या क्लियर है सभी को? एकदम। चलिए ठीक है, कल फिर शुरू करेंगे इसके आगे की कहानी। उसमें अपन फ्रिक्शन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? फ्रिक्शन। अभी तक अपन ने इसमें फ्रिक्शन ऐड नहीं किया है। फिर फ्रिक्शन ऐड करने के बाद फिर चलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, जो इस यूनिट की लास्ट हेडलाइन भी होगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो उसमें अभी 1-2 लेक्चर और लगेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए, थैंक यू। सब लोग पढ़ते रहेंगे भैया एकदम।